पापा कॉलेज में लेक्चरर थे। उस ज़माने में सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। मेरे पापा बहुत सादा स्वभाव के थे और उनकी ज़रूरतें बड़ी कम थीं। साल में 2 जोड़े कपड़े बनाते और उसी में गुजारा करते। यही हाल माँ का था। दूसरी औरतों की तरह उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, शॉपिंग करने या घूमने फिरने का शौक़ नहीं था। पापा जो कुछ उनके हाथ पर रखते वो उसी में ही महीना पूरा करती। मगर हम दोनों बहनों को उन्होंने किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। मौके को देखते हुए हमारे कपड़े भी बनते और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी दी जाती। मैं पढ़ाई में शुरू से ही तेज़ थी और मैंने सोच रखा था कि बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, लेकिन दीदी को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने इंटर किया और घर बैठ गईं, लेकिन घर के कामों में उनका खूब दिल लगता था। ये देखते हुए माँ ने उनका सिलाई सेंटर में एडमिशन करवा दिया और वो 6 महीने में ही अच्छे और बहुत बेहतरीन कपड़े सीने लगीं। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दीदी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। विनीत भाई बैंक में मैनेजर थे। उनके बड़े भाई मुल्क से बाहर थे। बहनों की शादियां हो चुकी थीं और घर में बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। वो भी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि जल्द से जल्द बेटे के सर पर सेहरा सजा के देख लें। पापा ने जांच पड़ताल के बाद ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और कुछ महीने बाद दीदी ब्याह कर अपने ससुराल चली गईं। दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि मुसीबतें सर पे आ पड़ी और एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। विनीत भाई मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहे थे कि उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी और यूं दीदी विधवा होकर मायके वापस आ गईं। ये सदमा इतना ज़्यादा था कि इसके असर से घर का कोई व्यक्ति भी अछूता न रह सका, लेकिन पापा ने इसका कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया। वो गुमसुम रहने लगे। कुछ महीने बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बिस्तर से लग गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज हो सकता, इसलिए हमारी दौड़ सरकारी अस्पताल तक सीमित रही। मगर सुशांत की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई थी। वो पापा के दोस्त का बेटा था और MBBS करने के बाद कार्डियोवैस्कुलर में जॉब कर रहा था। जिस दिन वो ड्यूटी पर होता तो पापा का नंबर जल्दी आ जाता, वरना कई कई घंटे OPD में इंतज़ार करना पड़ता। पापा को पूरी तरह ठीक होने में काफ़ी वक्त लगा। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मामूली सी थकन या बोझ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए उन्हें अब घर पर ही आराम करना था। उन्हें कम वक्त में ही रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इस परेशानी में मैं ठीक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी ना कर सकी और सेकेंड ईयर में इतने अच्छे नंबर नहीं आ सके कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता। वैसे भी अब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं और 5 साल अपनी पढ़ाई जारी रख सकती। पापा को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला वो उन्होंने मेरी शादी के लिए बैंक में जमा कर दिया था और हमारा गुजारा उनकी पेंशन पर था, जो इतनी कम थी कि इसमें हमारे लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा था। मजबूर होकर मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उस वक्त सुशांत ने मेरी बड़ी हिम्मत बंधवाई। वो पापा को देखने हर चौथे दिन आया करता था। उसने भी मेरे लिए कई लोगों से बात कर रखी थी, लेकिन कहीं काम नहीं बन रहा था। हालात को देखते हुए दीदी ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया और मोहल्ले की औरतें उनसे कपड़े सिलवाने लगीं, लेकिन इतनी कम आमदनी से बस उनका ही गुजारा हो रहा था। सुशांत ने कोई कोशिश करके मुझे भी एक ट्यूशन सेंटर में लगवा दिया, जहां मैं 9th और हाई स्कूल 10th के स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ पढ़ाया करती थी। और फिर एक दिन मैंने एक नेकी ये की कि मैं रोज़ाना की तरह नौकरी की तलाश में कहीं जा रही थी। वहाँ पर मैंने एक लिफाफा पड़ा हुआ देखा। इस लिफाफे को मैंने उठा लिया और आधे घंटे तक मैं इंतज़ार में रही कि इसका जो मालिक है वो यहाँ आकर इस लिफाफे को ले ले। ना जाने क्या चीज़ होगी अंदर। और फिर एक इंसान दौड़ता हुआ आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। परेशानी में उसने अपनी गाड़ी में लिफाफा ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसको नहीं मिला। और फिर करीब मैं खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि ये एनवलप आपका है? तो उसने कहा, जी हाँ ये मेरा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आप ज़रूर आएंगे। उसने कहा, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई हैं। मैं बोली, जी हाँ, इसलिए मैं समझ रही थी कि इस लिफाफे में कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा, आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। अब आप बताइए क्या कीमत लेनी है? मैंने कहा, नहीं, मैं पैसों के लिए सब नहीं कर रही थी, बस मुझे पता था कि इस एनवलप में कोई ख़ास चीज़ है। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम निकिता है, साइंस से इंटर तक पढ़ाई की है, लेकिन घरेलू हालत की वजह से आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकती और अब नौकरी की तलाश में हूँ। उसने अपनी जेब से कार्ड निकालकर मुझे दे दिया और कहा, मेरे ऑफिस आ जाइएगा, लेकिन जल्दी आइएगा, हो सकता है इसके बाद मैं आपको ना मिल सकूं। और फिर जब दूसरे दिन मैं उनके पास पहुंची तो मेरी एजुकेशन बहुत कम थी। वो कहने लगे, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड लोग चाहिए, लेकिन आपकी नेकी की वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था, इसलिए आपको मैं क्लर्क की जॉब देता हूँ। 8,000 सैलरी होगी और इसके अलावा और भी फैसिलिटी आपको मिलती रहेंगी।
मैंने घर आकर पापा को ये खुशखबरी सुनाई तो पापा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था, आज हालात ऐसे हैं कि मेरी बेटी को 8,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। वो थे निश्चय साहब जिन्होंने मुझे नौकरी दी थी। उनके बारे में पता चला कि बहुत सख्त हैं और ज़रा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, और अगर गलती हो गई तो फिर वो इतना डांटते हैं कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाएं। और ऐसा ही हुआ। उस दिन उन्होंने मुझे मेरी एक गलती पर इतना डांटा कि इस बेइज्जती पर मुझे रोना आ रहा था। दिल चाहा उनके मुंह पर मैं इस्तीफा लिखकर मार दूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। ये 8,000 मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। दूसरी जॉब मिलना इतना आसान नहीं था और घर में पैसे देने वाली मैं ही थी, क्योंकि मेरी दीदी जो थी वो अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। इसके बावजूद वो एक पैसा घर पर नहीं देती थी। उनकी इच्छा थी बुटीक खोलने की और सुशांत के साथ मिलकर वो ये काम करना चाह रही थी। सुशांत हर दूसरे दिन तीसरे दिन पापा को देखने आया करता था। उसकी हैसियत घर के सदस्य जैसी हो गई थी और वो हमारे बहुत से काम भी कर दिया करता था। मेरी और उसकी उम्र में 4-5 साल का फर्क था, जबकि दीदी उसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। इसलिए वो दीदी से ज्यादा करीब था और उन्हीं से बातें किया करता था। मुझसे उसकी बातें सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के बारे में हुआ करती थी। उसने मेरा बीकॉम में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और मैं डेली रात को 3 घंटे बैठकर पढ़ा करती थी। सुशांत हमेशा ये कहकर मेरी हिम्मत बढ़ाता कि बीकॉम कर लो तो किसी बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे मैं सुशांत के सहारे की आदी होती चली गई और जो काम मैं खुद कर सकती थी उसके लिए भी मैं उससे ही कहने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि हम तेजी से एक दूसरे के करीब आने लगे। सुशांत तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। मैंने उसे इशारों में बताने की कोशिश की, क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपने दिल में किसी को जगह दे सकती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहां इंसान की अक्ल काम नहीं करती। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे दिल में सुशांत की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अब होने ये लगा कि सुशांत जब घर आता तो मेरी इच्छा होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे, जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आता तो दीदी उसको घेरे में ले लेती और फिर वो उससे घंटों बातें करती रहती। मेरी तो नौबत ही नहीं आती थी कि मैं सुशांत से बातें करूं। और फिर वो दोनों ये बातें कर रहे होते कि बुटीक खोलना है। बुटीक के सिलसिले में सुशांत उनकी मदद कर रहा था और सलाह भी दे रहा था। सुशांत तो शायद पैदा ही इसलिए हुआ था कि दूसरों के मसले हल करता रहे। उसने कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद एक जगह बुटीक का पता चला लिया और दीदी के लिए वहां पर उसने इंतजाम भी कर दिया। इधर मेरे हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे थे। हालांकि मैं पूरी सावधानी और मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती। निश्चय की जो कि मेरे बॉस था, कुछ भी कहता तो मैं खामोशी से सुन लेती, वापस आकर अपना काम दोबारा शुरू कर लेती। मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था ताकि बीकॉम कंप्लीट करके किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकूं। मगर मुझे दीदी पर बहुत अफसोस और गुस्सा था। वो ठीक ठाक कमा रही थी, लेकिन इसके बावजूद घर पर एक पैसा खर्च नहीं करती थी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी और खुद अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी। और फिर एक दिन अपने दोस्त के कहने पर, जिसको मैंने बताया था कि मैं सुशांत को प्यार पसंद करती हूँ, तो वो मुझसे कहने लगी तुम बहाने से चली जाओ उसके साथ कहीं पर। तो मैंने फिर सुशांत से कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है एडमिट कार्ड लेने, क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो? तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि हाँ ठीक है, चलो मैं 2 घंटे की छुट्टी ले लूंगा, तुम सुबह 10 बजे तैयार रहना। माँ और पापा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुशांत के जाने के बाद दीदी बोल पड़ी, क्या जरूरत है किसी का एहसान लेने की? हजारों लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो भी बसों से सफर करती होंगी, सबके पास तो गाड़ियां नहीं होती। क्यों तुम किसी और के साथ जा रही हो? क्यों सुशांत कोई गैर तो नहीं है, सुरेश अंकल का बेटा है, इसके साथ जाने से क्या कयामत आ जाएगी? फिर भी अच्छा नहीं लगता यूं किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाना। मैंने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गई, अपना अच्छा सा सूट निकाला, बालों को संवारा, हल्का सा परफ्यूम लगाया, मेकअप किया कि सुशांत को मैं अच्छी लगूं। फिर उसके साथ मैं यूनिवर्सिटी चली गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि डेट पर जा रही हूँ। सुशांत आया तो मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कभी उसने मुझे इस तरह बना सवरा नहीं देखा था। उसने मुझे सर से पैर तक गौर से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। सफर के दौरान और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी मैंने कई मौके दिए और इस इंतजार में रही कि वो कुछ बोले मुझसे। तो वो कहने लगा, चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल भी जा पहुंचना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। अजीब इंसान था, कोई रोमांटिक बात नहीं की उसने। मैं उसे पूरा मौका दे रही थी और वो अपने दिल की बात जबान पर लेकर आ ही नहीं रहा था। इस मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी था। मैंने हल्के से दुपट्टा कंधे से नीचे गिराया और मुस्कुराते हुए बोली, रुको तो अभी चलते हैं, अभी तो हमने कोई बात भी नहीं की। क्या बात करनी है? तुम्हारा काम हो गया, अब चलो। मेरा दिल चाहा किसी दीवार से अपना सर फोड़ दूं।
क्या वो इतना बेवकूफ़ था कि मेरी इशारे ना समझ सके कि एक लड़की उसे लिफ्ट करवा रही है और वो उसको इग्नोर किया जा रहा था या जानबूझकर ऐसा कर रहा था? उस वक्त ये फैसला करना मुश्किल था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी की थी, इसलिए वो मुझे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। अंदर गई तो दीदी का मुंह बुरी तरह से फूला हुआ था। मुझे देखते ही बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरा तो दम निकला जा रहा था। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मोटरसाइकिल की सवारी वैसे ही बहुत खतरनाक होती है। जी में आया कि उन्हें कोई सख्त जवाब देकर हमेशा के लिए चुप करवा दूं, लेकिन वो मुझसे बड़ी थी इसलिए लिहाज कर गई। हाँ, मगर इतना जरूर कहा कि थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है, फिर आने जाने में वक्त तो लगता ही है। ना जाने वो मेरे मोटरसाइकिल पर जाने पर परेशान थी या फिर सुशांत के साथ जाने पर। मुझे तो दूसरी बात ज्यादा ठीक लगी। जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। मेरे एग्जाम आ गए। एग्जाम के दिनों में भी सुशांत ने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा और फिर एक दिन दीदी ने बहुत बड़ा वार किया। वार ये था कि वो पैसे जो पापा ने मेरी शादी के लिए रखे हुए थे बैंक में, वो तकरीबन 3 लाख थे। उन्होंने माँ से कहा कि मुझे वो 3 लाख चाहिए उधार, आप मुझे दे दें क्योंकि मुझे बुटीक खोलना है, मैं आपको दे दूंगी वापस। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब पापा इस दुनिया से जा चुके थे। हाँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका था और दीदी ने उन्हीं की मौत के बाद ये बात छेड़ी थी। माँ ने 3 लाख का चेक लिखकर दीदी को दे दिया क्योंकि मैंने कहा था कि अभी तो मेरी शादी की कोई संभावना नहीं है, मेरी बहन है, अच्छा है, इसकी मदद हो जाएगी। मैं क्या समझती थी उन्हें और वो क्या निकली। वो खुद गरज लालची औरत थी। उसने सुशांत के साथ मिलकर अपनी दुकान तो खोल ली और इस दुकान को खोलने के बाद उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा हुई। अब तो बहुत ठीक ठाक से पैसे वो कमा रही थी, लेकिन उसने अब तक एक पैसा भी घर पर खर्च नहीं किया था। वही बाइक जिस पर वो सुशांत के साथ बैठने पर एतराज़ कर रही थी कि मैं सुशांत के साथ क्यों गई हूँ, क्यों जाती हूँ, उसी बाइक पर वो सुशांत के साथ घंटों घंटों सुबह से लेकर शाम तक घूमती रहती थी। और अब तो सुशांत ने मुझे इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। मेरी बूढ़ी माँ थी जो मुझे देखकर घुलती रहती थी कि रचिता ने तो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया है, तुम कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगी? मेरा कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, माँ भगवान आपको सलामत रखे, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। जबकि झूठ था। मैं सुशांत को दीवानों की तरह चाहती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे मैं दीदी के साथ बिजी देख रही थी। मेरी दीदी ऐश की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसे घर की कोई फिक्र नहीं थी। उसने जो 3 लाख लिए थे वो उधार भी वापस नहीं कर रही थी। उसको मेरी क्या फिक्र होती? उसे तो अपनी माँ की फिक्र नहीं थी। और फिर जब मैंने बीकॉम कर लिया तो एक बहुत अच्छे बैंक में मुझे जॉब मिल गई और वो मेरा जो बॉस निश्चय था उससे मुझे छुट्टी मिल गई। ये नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई और एक दिन एक और सदमा मेरी दीदी और सुशांत ने मुझे दे दिया। उसने सुशांत को अपना पार्टनर बना लिया था। बिजनेस में उसका काम खूब चल रहा था। उसने एक सेकंड हैंड कार भी ले ली थी और अब तक उस कार में मुझे बैठना नसीब तक नहीं हुआ था। ना ही उसने अब तक घर में कोई पैसा दिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जब आंटी अचानक ही हमारे घर चली आई और उन्होंने माँ को रिश्ता दे दिया। लेकिन वो मेरे लिए नहीं बल्कि दीदी के लिए बात करने आई थी, जिसे सुनकर माँ हैरान रह गई। माँ बोली, मैं तो समझ रही थी तुम निकिता के लिए आई हो। मैं भी निकिता से ही सुशांत का रिश्ता तय करना चाह रही थी, लेकिन वो तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और इन दोनों की उम्र में भी काफी फर्क है। जबकि रचिता से उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। वैसे भी रचिता बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। माँ क्या कहती? दीदी भी उन्हीं के पास बैठी थी। उनके आने वाले कल के बारे में माँ को फैसला करना था। वैसे भी उनके इकरार या इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दीदी और सुशांत के बीच पहले ही सारे मामले तय हो चुके थे। अब सिर्फ शादी होनी थी। माँ ने हाँ कर दी और कुछ महीने बाद दीदी भी आकर सुशांत के घर चली गई। उनके जाने के बाद इस घर में अब सिर्फ मैं और माँ रह गई। मुझे सुशांत से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने लिए जो ठीक समझा वही किया। गलती मेरी थी जो उसकी तस्वीर दिल में सजाकर बैठ गई, ये जाने बिना कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब तो फिर वही हालत थी। मेरी माँ दिन रात मेरी शादी की प्रार्थनाएं करती थी, लेकिन उनकी कबूलियत का वक्त नहीं आया था। वो हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती थी और आखिर इसी गम ने उनकी जान ले ली। दीदी 13वीं तक मेरे साथ रही। फिर उन्होंने मुझ पर यह हुक्म जारी कर दिया कि निकी, अपना सामान पैक कर लो, अब तुम हमारे साथ रहोगी। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो? सुशांत ने कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। दीदी कहने लगी, वैसे भी मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर लिया है। इस मकान को रखने का क्या फायदा जब किसी को यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने उनकी बहुत विनतियां की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वो वही किया जो वो चाहती थी। सुशांत भी उनकी जबान बोल रहा था। मजबूरन मुझे चुप होना पड़ा। मैं इतने दिन ही दीदी के साथ रही कि जब तक मकान बेचने की कार्रवाई पूरी ना हुई। इसके बाद मैंने अपने हिस्से की रकम ली और विमेन हॉस्टल में रहने लगी।
हॉस्टल शहर के एक पॉश एरिया में था, जहां दूसरे शहरों से आने वाली नौकरी पेशा औरतें रहा करती थीं। दीदी और सुशांत ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। मुझे ये गवारा नहीं था कि अपने प्यार को बहनोई के रूप में देखूं। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा अजीब मोड़ आया कि जिस पर आज तक हैरान हूं। उस दिन मैं रोजाना की तरह बैंक में बैठी काम कर रही थी कि एक आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने निश्चय खड़ा हुआ था। जी हाँ, मेरा बॉस, जो मुझे बहुत डांटता था। निकिता, तुम यहाँ? वो हैरान होते हुए बोले। तुम इस बैंक में जॉब करती हो? जी हाँ। मैं आदर में खड़ी हो गई। आप बैठिए ना, वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले। मेरा अकाउंट इसी बैंक में है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं, मैंने कहा। वो कहने लगे, यकीन मानो मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुखी था, क्योंकि तुम एक बहुत सीधी सादी और ईमानदार लड़की थी। मैं खुश नहीं था तुम्हारे जाने पर। मैंने उसे बताया कि माँ पापा की मृत्यु हो चुकी है, दीदी ने शादी कर ली है और मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। ये सब जानकर उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने जेब से कार्ड निकाला और मुझे दिया। बोला, अगर ठीक समझो तो आज रात मेरे साथ डिनर करो, मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें हॉस्टल से पिक कर लूँगा। वो चला गया तो मैं उसके बारे में सोचने लगी। ये उस निश्चय से बहुत अलग था जो कभी मेरा बॉस हुआ करता था, जिसके डांट टपट से मैं तंग आ चुकी थी। उस वक्त वो एक बहुत अच्छे स्वभाव का इंसान लग रहा था। मुझे जिज्ञासा हुई कि इसने मुझे डिनर की दावत क्यों दी है। इसलिए छुट्टी होने से पहले ही मैंने उसे फ़ोन कर दिया। उसने पहली मुलाकात में उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, वो दूसरी शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश में था। उसने किसी लगी लिपटी के बगैर कह दिया, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ईमानदार, मेहनती और इंटेलिजेंट हो। तो मैंने कहा, आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं या जॉब की ऑफर दे रहे हैं? मैंने हंसते हुए कहा, एक ही बात है, घरदारी के लिए भी ये ज़रूरी है। मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त मांगा। मेरे सोचने के लिए कुछ नहीं था। मैं जानती थी कि वो एक कठोर स्वभाव का इंसान है और अपनी पत्नी बनाने के बाद भी वो मुझे इसी तरह से डांट टपट करेगा और मुझे सुनना पड़ेगी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं कब तक इस हॉस्टल में रह सकती थी? और हर औरत की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि अपना घर हो, मुझे चारदीवारी मिल जाए। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इसलिए मैं भी मर्द और चारदीवारी की ख्वाहिश की खातिर यह समझौता करने पर तैयार हो गई। मैंने 1 हफ्ते के बाद निश्चय को हाँ कर दी, मगर ये शर्त ज़रूर रखी कि शादी के बाद भी मैं अपनी जॉब जारी रखूंगी। उसने कोई एतराज़ नहीं किया और कहा कि जब तक चाहो तुम जॉब कर सकती हो। दीदी ने इस शादी पर भरपूर विरोध किया। सुशांत उनका साथ दे रहा था, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। अगर वो शादी में आना चाहें तो ठीक है, वरना उनके बगैर भी ये शादी हो जाएगी। इस पर वो दोनों खामोश हो गए। शादी की रस्में बहुत सादगी से हुई, हाँ, मगर निश्चय ने रिसेप्शन का इंतजाम एक 5 स्टार होटल में किया था। वहाँ की शान और शौकत मेरे कपड़े और ज्वेलरी देखकर दीदी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि निश्चय मेरे लिए इतना कुछ करेगा। मैंने उनके चेहरे पर जलन के भाव देखे। शादी के बाद निश्चय मुझे घुमाने के लिए जब हनीमून पर ले गया तो वो मुझे बिल्कुल अलग नजर आए। वो देखने में जितना सख्त और कड़वा था, अंदर से उतना ही नरम और रहमदिल था। वो दिल खोलकर खर्च करता और कभी उसके माथे पर लकीरें नहीं आती थीं। हनीमून से वापस आने के बाद भी मैं कई दिन तक यही प्रार्थना करती रही कि मुझे निश्चय की डांट ना सुनना पड़े। लेकिन कई महीने गुजर गए और निश्चय ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा, तो मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है? ऑफिस में तो आप डेली मुझे डांटा करते थे, लेकिन शादी के बाद आपने मुझे एक बार भी नहीं डांटा। वो कहने लगे, ऑफिस में फ़र्क होता है मैडम, इसी तरह बॉस और हस्बैंड के रवैये में भी अलग अलग होते हैं। मैं डिसिप्लिन के मामले में कोई समझौता नहीं करता। ऑफिस में लोगों से काम लेने के लिए डांट टपट ज़रूरी है, वरना सारी व्यवस्था चौपट हो सकती है। वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, मेरी नौकर नहीं जो हर वक्त तुम्हें डांटता रहूं। निश्चय के इन शब्दों ने मुझे खुश कर दिया। अब मैं नौकर नहीं बल्कि इस कंपनी की मालिक थी। कुछ महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी और पूरी तरह घरेलू जिंदगी में मगन होने लगी। मुझे जिंदगी का हर सुख मिला था। मैं अपनी खुदगर्ज बहन के मुकाबले में कई गुना अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। ये समझौता मेरे हक में बहुत अच्छा साबित हुआ। वाकई वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।